आज हम लोग बात करेंगे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, यहाँ से नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है। फिर हम लोग ये कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन which is not meant for earning profit। आप यूँ कह सकते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस मुनाफा कमाना नहीं होता, उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर मकसद यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं है तो क्या इसमें आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? जी हाँ, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहरहाल गिवन होगी, यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद होगी। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग की भी ज़रूरत होगी। यहाँ आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस मुनाफा कमाना नहीं है तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, चलाने का मकसद क्या होगा? जी हाँ, आपने सही जवाब दिया। इसका पर्पस क्या होगा? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पर्पस यहाँ पे क्या होगा? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अब लेट्स से एक एरिया के, एक सिटी के कुछ लोग आपस में मिलके एक मेडिकल सेंटर या एक क्लिनिक शुरू कर देते हैं। अब जब क्लिनिक शुरू कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उनको वहाँ पे एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी, नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होगी और उसके अलावा डिफरेंट मशीनरी की उनको ज़रूरत होगी वहाँ पे। तो उसके लिए फिर वो जो चंद लोग हैं वो आपके सैकड़ों में हो सकते हैं, आपके हज़ारों के अंदर भी लोग हो सकते हैं जो ये मिलके काम शुरू कर रहे होते हैं। तो अब जब काम आपका शुरू हो जाएगा, क्लिनिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो किस तरह से स्टार्ट होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए जो मुहैया हज़रात है उनसे सब्सक्रिप्शन वसूल करेंगे। सब्सक्रिप्शन आप यूँ कह सकते हैं कि आप उनसे चंदा वगैरह जो है वो डिमांड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कहते हैं जी जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, इसका पार्ट बनना है, वो कुछ आपकी मेंबरशिप फ़ीस होगी वो पे करेंगे। तो उसके बाद वो आपका हिस्सा बन सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो सोसाइटी है उसका पार्ट बन सकते हैं। तो वो मेंबरशिप फ़ीस जो है वो आपकी कोई भी आप उसको रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 500 रखते हैं, जिस तरह से भी आपकी कंडीशन होगी वो। उसके बाद कुछ लोग आपको डोनेट कर रहे होंगे, ये इस तरह से आपके पास जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहा होगा। उसके बाद आप जो पेशेंट आपके पास आएंगे, अगर आपका डॉक्टर अच्छा है वो आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स आएंगे, उन पेशेंट से आप कुछ ना कुछ जो है वो फ़ी चार्ज करेंगे, जिसको हम लोग यूँ कह सकते हैं पर्ची फ़ी वगैरह चार्ज करेंगे। वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो उसके बाद अगर आपने कोई इक्विपमेंट ख़रीदने हैं, आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से भी लोन ले लेते हैं, कर्ज़ ले लेते हैं। उस कर्ज़ को लेके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम उस लोन को, उस कर्ज़ को आप वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, कुछ इनकम हो रही होगी। इनकम, ये हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी, ये आपके पास क्या होंगी? इनकम आ जाएगी। अब एक्सपेंसेस में आपने डॉक्टर को उसकी सैलरी पे करनी है, नर्सिंग स्टाफ को उनके
जो बकाया जाते हैं वो पे करने हैं। इस तरह से आपका जो भी स्टाफ है उसकी सैलरीज़ आपके पास एक एक्सपेंस होगा। आपने अगर बिल्डिंग जो रेंट पे ली हुई है उसका रेंट आपका एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस होगा। तो ये इस तरह के कुछ आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लोन की बात की। लोन आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगी। तो इस लायबिलिटी को या इस लोन को लेने के बाद आप कुछ इक्विपमेंट ले लेते हैं। वो इक्विपमेंट आपके पास क्या होंगे, एसेट्स कंसीडर होंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो इनकम भी आ रही है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, आपके एसेट्स भी आपके यहाँ पे आ रहे हैं और लायबिलिटीज़ भी हो रही होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें कुछ ना कुछ जो है रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे आपके माइंड के अंदर एक बात आ रही होगी, तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारे 5 होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, उसके बाद एक्सपेंस और रेवेन्यू। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एसेट की, लायबिलिटी की, एक्सपेंस की और इनकम की। तो यहाँ पे हम लोग ओनर्स इक्विटी या कैपिटल की बात क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है। आप जो फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपके मेंबर्स हैं डिफरेंट, उनसे आप इकट्ठा कर रहे हैं। डोनेशन की मद में आप ले रहे हैं, चंदे की शक्ल में आप ले रहे हैं, जो डिफरेंट लोगों से आप पैसा ले रहे हैं। तो इसका ओनर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ओनर्स इक्विटी भी नहीं होगी। तो इस बात को आपने साथ में मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ आपके पास कुछ सोर्सेज होंगे और कुछ आपके पास रिसोर्सेज होंगे। सोर्सेज इक्वल टू रिसोर्सेज। यहाँ पे सोर्सेज और रिसोर्सेज का मतलब क्या है। सोर्सेज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की लोन की, ये आपके पास एक सोर्स है, एक ज़रिया है। अगर इस लोन को यूटिलाइज़ करते हुए आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया है, कोई लैंड परचेज़ किया है या सोसाइटी के लिए कोई बिल्डिंग परचेज़ किया है, ऑफिस के लिए, तो वो आपका एसेट बन रहा है। वो आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है। मतलब आपने सोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए सोर्सेज की बेस पे आप रिसोर्सेज बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल अगर हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, डैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको हम लोग नाम दे देते हैं एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज कौन से होंगे, यहाँ पे आपके पास सोर्सेज कौन से होंगे। एक सोर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डैट इज़ लायबिलिटी, जो लोन की शक्ल में हमारे पास आ रही है, प्लस यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल तो हमारे पास होगा नहीं, ओनर्स इक्विटी हमारे पास नहीं होगा। तो यहाँ पे बहरहाल हमें फ़ंड तो चाहिए। तो फिर यहाँ पे अगर ओनर्स इक्विटी नहीं है तो हमारे पास फ़ंड किधर से आएगा। तो वो फ़ंड हमें डोनेशन की शक्ल में, या आप कह रहे हैं कि जी फ़ीस रख लेते हैं, एंट्रेंस फ़ीस के, अगर आपने किसी ने भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनना है, हमारी वेलफेयर सोसाइटी जो है इसका पार्ट बनना है, तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस फ़ीस होगी जो उसको पे करना पड़ेगी। तो वो एंट्रेंस फ़ीस होगी, डोनेशन हो गया। इस तरह से आपके पास जो है वो सारे का सारा, या आप किसी को कहते हैं जी हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है, फंडिंग कर दें, तो वो डिफरेंट सोर्सेज जो आपके पास फ़ंड आ रहे होते हैं उसको हम लोग कलेक्टिवली यहाँ पे नाम दे देते हैं अकमुलेटेड फ़ंड का। तो वो अकमुलेटेड फंड्स जो आपके पास यूटिलाइज़ आप कर रहे होते हैं और उनकी बेसिस पे आपके पास डिफरेंट एसेट्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस अकमुलेटेड फंड्स। अकमुलेटेड फंड्स जो हैं जो आप डिफरेंट लोगों से इकट्ठा कर रहे होते हैं, डोनेशन की शक्ल में, एंट्रेंस फ़ीस की शक्ल में, मेंबरशिप फ़ीस की शक्ल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यूटिलाइज़ हो जाएगी एसेट्स को बनाने के अंदर। फर्दर यहाँ पे हम लोग बात करें, शुरू में जैसा कि हम लोगों ने बात की, कुछ हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, कुछ हमारी यहाँ पे इनकम होगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास इनकम आपकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो यहाँ आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, उसको हम लोग नाम दे देंगे सरप्लस का। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनकम अगर ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं, एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो उसकी बेस पे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा, सरप्लस क्यों लिखा।
यहाँ पे आपको बताता चलूँ, चूँकि यहाँ पे हमारे पास ओनर्स इक्विटी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल नहीं है, या ये कह सकते हैं ओनर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं होगा। प्रॉफिट क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे जब ओनर नहीं होगा, ओनर प्रॉफिट ड्रा कर रहा होता है, बिज़नेस से निकाल रहा होता है। यहाँ पे ओनर नहीं है तो इट्स मीन जो यहाँ पे बचत हो रही होगी, पैसा सेव हो रहा होगा, वो बिज़नेस से या जो एनजीओ है उससे निकाल नहीं सकेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल नहीं सकते, तो इस वजह से उसको यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का नाम नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको नाम क्या दे रहे होते हैं, सरप्लस का। अब इसी तरह से अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इसी तरह से अगर आपके एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इनकम से, तो ये आपके पास लॉस के बजाय इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डेफिसिट का। तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा गिवन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसकी बेस के ऊपर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसकी बेस पे या तो हमारे पास सरप्लस हो रहा होगा या फिर हमारे पास डेफिसिट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन वो होती हैं मेंटेन प्रॉपर बुक्स, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही होती। और सेकंड वो होंगी जो आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही होती। मतलब फुल फ्लैज आप जिस तरह से ये देखें कि डबल एंट्री सिस्टम की बेस के ऊपर हमारे पास जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इस तरह से प्रॉपरली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही होती। तो वो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही होती तो वो अपना सरप्लस या डेफिसिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगी, ये हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो एनजीओ है जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही होती, वो अपने पास कुछ रसीट्स और कुछ पेमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही होती। मतलब साथ साथ जो उसको मिल रहा है वो रिसीट की शक्ल में अपने पास रिकॉर्ड कर रही होती हैं, और जो वो पे कर रही होती है उसको अपने पास पेमेंट की शक्ल के अंदर रिकॉर्ड कर रही होती है। अब उसकी बेस पे वो अपने पास एक रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट बिल्डअप कर रही होती है, डेवलप कर रही थी, जिसकी बेस पे उसको साल के एंड पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे साल के एंड पे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। तो ये रिसीट एंड पेमेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं आपकी समराइज्ड फॉर्म है किसकी, ये समराइज्ड फॉर्म है कैश बुक की। जैसा कि हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के अंदर जो जिसका पर्पस मुनाफा कमाना होता है वो अपने पास कैश बुक मेंटेन कर रहा होता है, उसको आमदन कितनी हो रही है, वो पे कितना कर रहा है। इसी तरह से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट मेंटेन कर रही होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या होता है, ये एक समराइज्ड फॉर्म होती है कैश बुक की। तो ये हमारे पास रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट गिवन होता है, जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्डअप कर रहे होते हैं। अब ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमारे पास आ जाता है तो इसकी बेस पे या तो हमारे पास सरप्लस होगा या फिर हमारे पास डेफिसिट होगा। उम्मीद है आपको ये जो बेसिक्स चीज़ें थी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो क्लियर हो गई होंगी।